अच्छा जी, आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है। अब जो वर्ड अप्रेजल है, अप्रेजल वर्ड का मतलब होता है रिव्यू। रिव्यू या इसको आप कह सकते हैं एनालाइज, कि किसी चीज को रिव्यू करना, किसी चीज को एनालाइज करना। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब ये हुआ कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर क्या करना है, अप्रेज करना है, एनालाइज करना है, रिव्यू करना है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्या टेक्निक्स हैं और कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अब स्टार्ट करता हूं मैं। When an organization spend money on purchasing or improving non-current asset, it is known as asset expenditure. As asset expenditure involves large sums of money, so it is expected to generate long-term benefits. So organization must determine that whether doing this investment is worth it or not. Analysis of this worthiness is known as investment appraisal. तो बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे जब पैसा लगाती है किसी एसेट को खरीदने में या उसकी इंप्रूवमेंट में, एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट में, तो उस जो खर्चा है उसको हम बोलते हैं एसेट एक्सपेंडिचर। उस खर्चे को हम बोलते हैं एसेट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब क्योंकि आप बड़े लेवल पे पैसा लगाने जा रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो, बड़े एसेट में पैसा लगाने जा रहे हो आप, तो जो बेनिफिट्स भी आपको आएंगे वो लॉन्ग टर्म आएंगे। यानी कि अगर आप लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो यानी कि ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ ना कुछ आएगा, ईयर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, वट एवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज। ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमिन करना चाहिए कि यार जो पैसा आप लगाने जा रहे हो, वो जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं। क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं। तो वो उस चीज का एनालिसिस करना कि आया जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो वर्थ इट है, क्या वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस एनालिसिस को जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोलते हैं। उस एनालिसिस को हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बोलते हैं। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस आइटम। अच्छा, अभी हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे जाना है, उसका प्रोसेस समझना है, उसकी टेक्निक्स जो मेथड्स हैं वो देखने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है दो, वो है एसेट आइटम और एक्सपेंस आइटम। एसेट आइटम का पुराना नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस आइटम का पुराना नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। डेफिनेशन दोनों की सेम है। जस्ट ये है कि उसमें ये है जस्ट कि जस्ट वर्डिंग चेंज कर दी उन्होंने, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, बाकी जो है वो सेम ही है। डेफिनेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो सेम ही है। अच्छा, अब एसेट आइटम क्या होता है, अभी जैसे हमने बात भी की कि जब आप कोई एसेट खरीदते हो या एसेट पे कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करते हो तो वो जो खर्चा है उसको आप बोलते हो यार ये एसेट आइटम है। ठीक है। तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को खरीदा आपने। ऑल्टरेशन और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन नॉन करंट एसेट टू इंक्रीज रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपने नॉन करंट एसेट पे कोई बहुत बड़ा खर्चा किया है जिसकी वजह से उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से उसकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो ऐसे खर्चे को आप एसेट एक्सपेंडिचर बोलते हो। मिसाल के तौर पर आपका एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है। 2 फ्लोर आपने बना दिए। तीसरा फ्लोर जब आप बनाओगे तो जो उसमें खर्चा होगा वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा, राइट। और उससे अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 फ्लोर होंगे, 3 को आप रेंट पे देंगे, ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो ऐसा जो खर्चा है उस खर्चे को आप क्या बोलोगे, एसेट आइटम बोलोगे। ठीक है। एसेट आइटम्स आर शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज नॉन करंट एसेट एंड देयर डेप्रिसिएशन इज टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जो एसेट आइटम होते हैं उनको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट शो करते हैं। वो जो खर्चा आपने किया है ना वो एज एन एसेट शो होगा, और एसेट जो होता है उसको आप डेप्रिसिएट करते हो। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन तो करनी नहीं है, जैसा आपको पता होना चाहिए ये चीज। इसके बरक्स जो दूसरे टाइप का खर्चा है उसको आप बोलते हो एक्सपेंस आइटम। वो क्या होता है, परचेज ऑफ एन एसेट एक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इन कैश, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री। आपने कोई एसेट खरीदा और इस मकसद के लिए खरीदा कि आप उससे प्रोडक्शन करके उसको रीसेल करेंगे, तो उस वो जो खर्चा आपने किया वो एक्सपेंस आइटम कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपने प्लास्टिक खरीदा, उससे टॉयज बनाए प्लास्टिक के और वो बेच दिए, तो वो जो खर्चा आपने किया है प्लास्टिक खरीदने का, वो जो खर्चा है वो आपका एक्सपेंस आइटम कहलाएगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ लेता है कि लेट सपोज आपके पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपने खरीदा, और मोबाइल फोन जो है वो जाहिर सी बात है आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल, नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए मैं जूम करते हैं इस्तेमाल होता है, साल से ज्यादा ही आप इस्तेमाल करते हैं, 2 साल 3 साल, तो 1 साल से ज्यादा जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो तो एसेट कहलाती है। तो अब क्या ये जो खर्चा है ये क्या एसेट आइटम होगा, एक्सपेंस आइटम होगा। तो देखिए इसमें आपने याद रखना है कि लेट सपोज अगर वो ये मेंशन करता है कि आपने एक ब्रांड न्यू फोन परचेज किया है,
और उसकी लाइफ लेट से 5 इयर्स है, तो आप उसको एसेट कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आपने लेट सपोज यूज फोन परचेज किए हैं और इसी मकसद के लिए किए हैं कि आप उनको रीसेल करोगे, तो फिर वो एक्सपेंस आइटम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 5 मोबाइल सेट्स जो हैं वो यूज उठा लिए, और मैंने उठाई इसलिए कि मैं उनको दोबारा बेचूंगा, तो ये फिर जो खर्चा मैंने किया ये एक्सपेंस आइटम कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस आइटम कहलाते हैं। एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट, फॉर एग्जांपल रिपेयर। इंटरेस्टिंग कि अगर आपने कोई खर्चा किया है एसेट की मेंटेनेंस के लिए, तो वो एक्सपेंस आइटम कहलाएगा। अगर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया एसेट में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसेट आइटम कहलाएगा। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो लेट्स सपोज आपके पास एक गाड़ी है, उसमें आपने ब्रांड न्यू इंजन जो है वो डाला है। अब उससे जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो बहुत इनहेंस हो जाएगी, तो वो जो खर्चा है वो एसिड आइटम होगा। लेकिन लेट्स सपोज आपने जो करंट इंजन था उसी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करा है, तो उससे उसकी कैपेसिटी इंप्रूव तो नहीं होगी, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस तो नहीं होगी, लेकिन एक परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो फिर ये जो है आपका एक्सपेंस आइटम कहलाएगा। और एक्सपेंस आइटम जितने भी आपके होते हैं, आप उनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एसेट एक्सपेंडिचर बजटिंग प्रोसेस, कि हम ये कैसे सारा कुछ करते हैं। एसेट एक्सपेंडिचर यानी कि ये जो लॉन्ग टर्म बड़ा एक्सपेंडिचर है उसकी उसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप है फोरकास्ट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। देखिए हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ने जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो बेसिकली एसेट एक्सपेंडिचर होता है। शुरू में जो बड़ा खर्चा होता है प्रोजेक्ट पे, आप जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो शुरू में बहुत बड़ा खर्चा होता है, फिर बाद में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगते रहते हैं। तो देखें, अब आपने जब ये काम करना है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है उसको फोरकास्ट करना है कि यार आपने पैसा कितना लगाना है। आपने पैसा कितना लगाना है, लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि मैंने जो है वो $1 मिलियन जो है वो लगाना है, मैंने $1 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट की जो है गुंजाइश है। फिर आप क्या करोगे, आप सूटेबल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करोगे। आप देखोगे कि यार ये 1 मिलियन जो है मैं इस प्रोजेक्ट 1 में भी लगा सकता हूँ, ये 1 मिलियन में प्रोजेक्ट 2 में भी लगा सकता हूँ, ये 1 मिलियन में प्रोजेक्ट 3 में भी लगा सकता हूँ। यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, पैसा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप। तो ये आपने फिर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है जो सूटेबल हैं। फिर आपने करना है अप्रेज, उन्हें एनालिसिस करना है। फिर वन बाय वन हर प्रोजेक्ट को आपने देखना है, रिव्यू करना है। यही जो देखना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, इसी की टेक्निक्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, जो आगे हम पढ़ेंगे। 3 टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो स्टेप 3 में आप ये करोगे। फिर स्टेप 4 में आप ऑब्वियसली जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगेगा आप उसको चूज कर लोगे। और स्टेप 5 में आप फाइनली उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दोगे। और आखिर में फिर आप जो भी एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे उनको प्लान रिव्यू से कंपेयर करोगे, और ताकि आप की लर्निंग भी होती जाए और आप फ्यूचर के डिसीजंस को इंप्रूव कर सको। देखिए मैंने आपको बताया कि आप ये जो खर्चा करोगे ये लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि पैसा लगा दिया तो रिटर्न्स आपको 4 साल 5 साल ओवर द ईयर्स आते रहेंगे। आप ये करोगे कि जब पैसा लगा दिया, फिर आपने पहला साल गुजरा, तो पहले साल के आखिर में देखा कि यार एक्चुअल रिजल्ट्स मेरे ये हैं, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पहले साल के एंड में ये होंगे। तो अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो आप उसको कैरी ऑन करोगे नेक्स्ट पीरियड में। अगर बुरी परफॉर्मेंस हुई तो आप एनालाइज करोगे कि यार कहाँ पर हमने इस पहले साल में मिस्टेक की है, उनको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, ताकि दूसरे साल में आपकी वो इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इस तरह आप साथ साथ सीखोगे भी, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 6 है, कंट्रोल इसको बोलते हैं, कि आप एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान से कंपेयर करते हो और उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। हमारा जो चैप्टर है इट्स इट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि अप्रेजल जो हमने करना है ना, रिव्यू करना है, वो कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, ये आपको पता होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब आपने करना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट का आपने एनालिसिस करना है, तो आपने कैश फ्लोस को कंसीडर करना है, प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करना। किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को नहीं देखना। आपने जो रियल कैश फ्लोज, यानी कि एक्चुअल में क्या कैश फ्लो आ रहा है, क्या कैश फ्लो जा रहा है, सिर्फ उसको कंसीडर करना है। आपने यही नहीं देखना कि यार कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं और मैन्युपुलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि लेट सपोज आपने सेल्स की है $100 की, जिसमें से $60 कैश है, $40 क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। और आपने एक्सपेंस जो इनकर किया इस पीरियड में वो किया 70। अब अगर आप इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट की वजह से कैलकुलेट करोगे, तो आप कहोगे कि यार अगर आप इसको प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस जिसको भी बोलते हैं हम, उसकी बेस पे करोगे, तो सेल्स आपने जनरेट की $100 की टोटल सेल्स, और एक्सपेंस 70 का, तो प्रॉफिट आपका 30 हो जाएगा।
लेकिन अगर आप कैश फ्लो बेसिस देखोगे तो आप कहोगे यार सेल्स तो मैंने 100 की है लेकिन पैसे मुझे अभी तक सिर्फ $60 मिले, 40 क्रेडिट अभी तक मुझे नहीं मिला। तो कैश बेसिस पे सेल्स से जो कैश इनफ्लो आया है वो आया है 60, और जो कैश आउटफ्लो एक्सपेंसेस का 70, तो लॉस 10 शो हो रहा है। तो कैश में जो हमारी पोजीशन ये है कि हम -10 जा रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट तो मेरा +30 हो रहा है। अब आप इस बात को खुद देखें ना कि लेट सपोज जो क्रेडिट पे सेल अगले बंदे ने दी नहीं, वो भाग गया, वो बैड डेट आपका हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो फिर तो लॉस होगा ना आपको, लेकिन अभी वो इस पीरियड में प्रॉफिट शो कर रहा है। इसीलिए प्रॉफिट को कंसीडर आपने नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे भी तो वहां पर भी अभी दोबारा जो है ना इस चीज के ये टेस्ट होगा, तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हो, ठीक है, हम जो भी टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, आपने कैश फ्लोज को कंसीडर करना है, प्रॉफिट को नहीं करना। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो कैश फ्लोज हैं वो भी आपने रेलिवेंट वाले कंसीडर कर रहे हैं, और रेलिवेंट कैश फ्लो ऑलरेडी आप लोग डिसीजन मेकिंग में पढ़ चुके हैं। रेलिवेंट कैश फ्लो वो कैश फ्लो होते हैं जो कि आपके डिसीजन की वजह से अराइज होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं आपके डिसीजन पे। रेलिवेंट कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होते हैं, फ्यूचर के लिए होते हैं। फ्यूचर क्योंकि रेलिवेंट है, पास्ट आपको पता ही रेलिवेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं डिसीजन मेकिंग में। कि जो चीज फ्यूचर में है वही तो रेलिवेंट है ना, एक चीज पास्ट में हो चुकी है वो तो इरेलीवेंट है, वो तो आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगी नहीं ना। एक खर्चा आपने पास्ट में कर दिया है, फ्यूचर वाला खर्चा आप करें या ना करें, पास्ट वाला तो ऑलरेडी हो चुका है ना, फ्यूचर वाले उस डिसीजन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। फिर इंक्रीमेंटल हो, सिर्फ जो एडिशनल कैश फ्लोज होते हैं आपके वो रेलिवेंट होते हैं, सिर्फ जो एडिशनल कैश फ्लोज होते हैं आपके वो रेलिवेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको वहां पर भी दी थी कि लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो है आपको सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। अभी जो कंपनी का करंट सुपरवाइजर है उसको आप $10,000 सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जब आप इस सुपरवाइजर को वहां पर शिफ्ट करेंगे प्रोजेक्ट में, तो आपको उसको $15,000 सैलरी देनी पड़ेगी। अब उस प्रोजेक्ट में अगर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो सुपरवाइजर वहां पर शिफ्ट होगा, तभी सुपरवाइजर को आपको 15,000 देना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर रेलिवेंट कैश फ्लो क्या हुआ? रेलिवेंट कैश फ्लो आपका सिर्फ एडिशनल वाला हुआ, 5,000 वाला। वो कैसे? देखिए, आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना करते, सुपरवाइजर तो आपका एम्प्लॉई है, 10,000 सैलरी तो आप उसको वैसे भी दे रहे थे, तो 10,000 तो इरेलीवेंट है ना, चाहे प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाएं या ना लगाएं, 10,000 तो उसको देना है, वो आपका करंट एम्प्लॉई है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो सुपरवाइजर को वहां पर शिफ्ट करोगे तो 5,000 उसे आप फालतू दोगे, आप टोटल सैलरी 15,000 दोगे। एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? इंक्रीमेंटल क्या दे रहे हो? एडिशनल क्या दे रहे हो? 5,000 दे रहे हो। तो वो जो एडिशनल चीज होती है वो आपकी क्या होती है? रेलिवेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो 5,000 आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट है ना, तो 5,000 आपका रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। और वो कैश फ्लो होना चाहिए, एक्चुअल कैश फ्लो होना चाहिए, नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह हुई, इसको आपने इग्नोर करना है। सवाल में अगर डेप्रीसिएशन वगैरह आई तो आपने उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो रियल कैश फ्लो नहीं है। आपको पता है डेप्रीसिएशन क्या होता है? एसेट की जो वैल्यू वेयर आउट होती है उसका एक मेजर होता है, और एक इमेजिनरी एक्सपेंस होता है। जब आप एसेट को डेप्रिसिएट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसेट की कैश आउटफ्लो हो रहा है, $10 की डेप्रिसिएशन है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप $10 दे रहे हो। वो तो एक इमेजिनरी एक्सपेंस है जो आप चार्ज करते हो, ये शो करने के लिए कि जो एसेट की वैल्यू है वो वेयर आउट हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर, इंक्रीमेंटल और कैश फ्लो, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रेलिवेंट कैश फ्लो की। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी रेलिवेंट होती है, क्योंकि वो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट होती है ना। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तभी आप पैसा लगाएंगे, अगर आपने डिसाइड किया मैं नहीं करूंगा, नहीं लगाएंगे। रनिंग कॉस्ट, एक दफा आपने पैसा लगा दिया तो जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट किसी भी जगह पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वन टाइम आप शुरू में पैसा लगाते हो, फिर रनिंग कॉस्ट तो आपको लगानी पड़ती है, वो भी रेलिवेंट है, आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट है। स्क्रैप प्रोसीड्स का मतलब ये होता है जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 5 साल बाद, 6 साल बाद, तो उसको आप बेच दोगे, जो भी एसेट्स वगैरह बचे उसको स्क्रैप आउट कर दोगे, उनको बेच दोगे, तो वो भी रेलिवेंट कैश फ्लो है। रेवेन्यू जनरेटेड इन कैश बाय इन्वेस्टमेंट, कैश में जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट से, कैश में आपको जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो आपका क्या होगा? रेलिवेंट होगा। सेविंग्स ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स भी आपकी हो रही है इन्वेस्टमेंट में उसको आप कैश इन फ्लो कंसीडर करोगे। सेविंग्स अगर आपको इन्वेस्टमेंट में हो रही हैं तो आप उसको कैश इन फ्लो कंसीडर करोगे, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। जो भी आपकी सेविंग्स हो रही है कैसे, मिसाल के तौर पर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल है, और स्कूल में जो है वो 4 गार्ड्स हैं, आपके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और हर सिक्योरिटी गार्ड को आप जो सैलरी दे रहे हो वो दे रहे हो $1,000, ठीक है। तो 4 हैं तो 4 को आप टोटल कितनी दे रहे होगे? 4,000। अब स्कूल ने डिसाइड किया
कि हम लोग जो है वो सीसीटीवी पे जाते हैं। अब हम कैमराज इंस्टॉल करते हैं, तो स्कूल स्कूल ने जो है वो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए, और उस कैमरा पे जो उनका खर्चा आया उसकी इंस्टॉलेशन पे, वो लेट से आया $1800। और इस इंस्टॉलेशन की वजह से स्कूल वालों को अब 4 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्योंकि सीसीटीवी वो कर दिया, तो उन्होंने कहा यार अब हम 4 गार्ड्स की जगह 2 गार्ड्स रखेंगे। अब आपने जो डिसीजन किया कि मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल करना है जो स्कूल ने, उसकी वजह से उनको क्या सेविंग होगी? जो 2 गार्ड्स थे, ठीक है, वो आपके उनको आप जो सैलरी दे रहे थे $2000, अब आपको वो सैलरी देने की जरूरत नहीं है। तो वो आपके लिए क्या हो गया? सेविंग्स हो गया। देखे ना, आपने जब सीसीटीवी इंस्टॉल किया तो आपको फायदा हो गया ना, कि जो 2 गार्ड्स थे वो उनको आप 2000 देते थे, अब आपको वो 2000 देने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक तरह से बेनिफिट हो गया। तो नेट बेनिफिट आपको कितना होगा? 1800 प्लस 2000, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे तो 3800 कॉस्ट है, पहले 4000 थी तो 200 की आपकी नेट सेविंग्स होगी। तो बहरहाल जो सेविंग्स होती है ना, मेरे कहने का मतलब ये कि उनको आप कैश इनफ्लो कंसीडर करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे कि यार 3800 तो आपकी कॉस्ट होगी, 4000 आपका कैश, आपका जो जो नेट सेविंग्स है 200 की, वो आपकी सेविंग्स बेसिकली कैश इनफ्लो होंगी, उनको आप एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो शो करोगे। अभी हम वो आगे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर नॉन रेलिवेंट कैश फ्लोज या इरेलीवेंट कैश फ्लोज की एग्जांपल क्या है? संक कॉस्ट, ऑलरेडी जो चीज पास में हो चुकी है वो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो इरेलीवेंट है, नॉन रेलिवेंट है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिस कॉस्ट को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इरेलीवेंट है। जनरल फिक्स कॉस्ट, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है डिसीजन मेकिंग में भी, कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, फिक्स, वो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो वो इरेलीवेंट है। लेकिन जो स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट होगी, उसमें जो स्टेप अप वाला एलिमेंट है, जो इंक्रीमेंटल एलिमेंट है, एडिशनल एलिमेंट है, वो आपका रेलिवेंट होगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट भी आपका इरेलीवेंट है। कैसे? एसेट की कैरिंग वैल्यू आप कैसे निकालते हो? कॉस्ट, उसमें से आप डेप्रीसिएशन को माइनस करते हो। कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एसेट ओरिजिनली कितने का खरीदा था, डेप्रीसिएशन आपका एक इमेजिनरी एक्सपेंस है जो कि आप हर साल चार्ज करते हो। कॉस्ट जो है वो एक, जो एसिड की कॉस्ट है वो क्या है? पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया इररेलेवेंट होती है। डेप्रीसिएशन कैश फ्लो है ही नहीं, और अगर कैश फ्लो नहीं है तो वो इररेलेवेंट है, अगर कैश फ्लो नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है। तो दो इररेलेवेंट आइटम से जो चीज बनी होगी, ऑब्वियसली वो भी क्या होगी? इररेलेवेंट। उसके बाद है यू कैन कन्वर्ट प्रॉफिट बैक टू कैश फ्लो बाय एडिंग बैक नॉन रेलिवेंट आइटम्स दैट वर डिडक्टेड टू अराइव एट प्रॉफिट फिगर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर आपको सवाल में उसने लेट सपोज प्रॉफिट दिया हो, और आप को मैंने अभी बताया है कि जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करोगे तो आप कैश फ्लो को कंसीडर करोगे, रेलिवेंट कैश फ्लो को कंसीडर करोगे, कैश फ्लो एंड रेलिवेंट कैश फ्लो, राइट? तो अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करोगे कैश फ्लो में, और उस कैश फ्लो को यूज करते हुए आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करोगे। ठीक है, अभी जरा मैं आपको समझाता भी हूँ ये कैसे करना है। आपने क्या है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जो भी नॉन रेलिवेंट आइटम्स या इरेलीवेंट आइटम्स माइनस हुए होंगे, आपने उनको ऐड बैक कर देना है, तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा। इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। A company is evaluating a proposed expenditure or on an item of the equipment that would cost $160,000। एक कंपनी है वो इवेल्युएट कर रही है, वो एक खर्चा करना चाह रही है एक आइटम पे, एक इक्विपमेंट पे, और वो जो खर्चा है वो है 1,60,000 का। ठीक है, अभी वो इवेल्युएशन कर रही है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये जो 1,60,000 है ये आपके लिए क्या होगा? रेलिवेंट होगा, क्योंकि ये आपकी डिसीजन पे डिपेंडेंट है ना। आपने अगर डिसाइड किया कि यार हाँ मैं ये खर्चा करूंगा, तो इक्विपमेंट खरीदूंगा, तो ये को कैश देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो यार नहीं मैं ये इक्विपमेंट नहीं खरीदता, तो आपको नहीं करने पड़ेंगे। A technical feasibility study has been carried out by consultant at a cost of $15,000 into benefits from investing in the equipment। एक कंसल्टेंट है, उसने इसके बारे में एक टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की, उस पे उसने खर्चा लगाया 15,000, ये देखने के लिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो इसमें क्या मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इस इक्विपमेंट को खरीदने के। उस पे उन्होंने एक रिसर्च का खर्चा किया। तो जो 15,000 है, क्या ये रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? तो ये आपके लिए इरेलीवेंट होगा। देखें ना, आपने खर्चा कर लिया ये देखने के लिए कि क्या बेनिफिट होगा या प्रोजेक्ट में नहीं होगा। ये जो खर्चा आपने कर दिए, आपने कर दिया है। अब आप आगे लेट सपोज आप कहते हैं यार मैं प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगाता, या आप कहते हैं मैं प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊंगा। दोनों सिचुएशन में जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है वो हो चुका है, वो आपकी डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, इनकर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट इक्विपमेंट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 4 years, एनुअल प्रॉफिट्स वुड बी 8,000 आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000,
एंड एनुअल चार्ज ऑफ 25,000 फॉर अ शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी। उसके बाद उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जो आपको बेनिफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट्स आपको आ रहे हैं, प्रॉफिट्स एनुअल प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8,000। और प्रॉफिट्स कैसे आप कैलकुलेट करते हो? डेप्रिसिएशन 40,000 की माइनस करते हो और 25,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपके पास 8,000 का आता है, प्रॉफिट आता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट आपको नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, आपको कैश फ्लो चाहिए। तो प्रॉफिट को आपको कैश फ्लो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? इसमें आप प्रॉफिट जो है उसमें जितने भी नॉन रेलिवेंट आइटम्स हैं यहाँ पर क्या है, एक तो आपका हो गया डेप्रिसिएशन 40,000 की, और एक आपकी होगी फिक्स कॉस्ट, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट 25,000। तो जो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा वो आ जाएगा 73,000। यानी कि आपको इनफ्लो जो है वो 73,000 का आ रहा था इसमें, इक्विपमेंट से एनुअली इतने आपको कैश फ्लो में बेनिफिट हो रहा था। लेकिन जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो आप सारे एक्सपेंस माइनस करते हो, राइट? डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो 73,000 में से आपने 40,000 ये भी माइनस किया होगा, और फिक्स कॉस्ट भी एक्सपेंस है, 25,000 आपने ये माइनस किया होगा, तो आपके पास 8,000 आया होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स को कंसीडर करते हैं। डेप्रिसिएशन एक इमेजिनरी एक्सपेंस है, उससे कोई रियल कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो वो नॉन रेलिवेंट है, इसलिए उसको मैंने ऐड बैक कर दिया। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कंपनी की करंट फिक्स कॉस्ट। उसका मतलब यही है कि यार वो फिक्स्ड ही है, उसका इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि आप पैसा लगाते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो या नहीं करते, वो होगी होगी। ठीक है, 10,000 अगर आप रेंट दे रहे हो एक जगह का, तो वो दे ही रहे हो आप, बेशक आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ या ना लगाओ, इक्विपमेंट खरीदो या ना खरीदो, वो तो देना ही है आपने। तो इस डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इरेलीवेंट है। तो जितने भी इरेलीवेंट या नॉन रेलिवेंट आइटम थे उनको आपने ऐड बैक करना है, तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा। तो इस कैश फ्लो की बेसिस पे आपने फिर आगे अप्रेजल करना है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। A manufacturing company is considering the production of new type of widget। widget मतलब एक प्रोडक्ट ही होता है। एक कंपनी है वो कंसीडर कर रही है एक नए तरीके का प्रोडक्ट बनाने में। एक प्रोडक्ट के यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 पर लेबर आवर के हिसाब से आप शामिल करते हो, फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया कि वो इररेलेवेंट है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी इररेलेवेंट नॉन रेलिवेंट होगी। अगर आप न्यू विजिट बनाते हो, इफ न्यू विजिट्स आर प्रोड्यूस, द कंपनी विल हैव टू एम्प्लॉय एन एडिशनल सुपरवाइजर एट अ सैलरी ऑफ 15,000 पर एनम। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको एडिशनल सुपरवाइजर को हायर करना पड़ेगा, उसको 15,000 सैलरी देनी पड़ेगी। तो क्या ये 15,000 रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? ये रेलिवेंट है, क्योंकि ये आपकी डिसीजन पे डिपेंडेंट है ना। अगर आप ये विजिट बनाने का फैसला करोगे तब एडिशनल सुपरवाइजर आप हायर करोगे, एडिशनल इंक्रीमेंटल। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि जी करंट सुपरवाइजर था उसको आप शिफ्ट करोगे। अगर ये लिखा होता ना कि करंट सुपरवाइजर को शिफ्ट करना है जस्ट, तो करंट वाला आपका एम्प्लॉई था, तो वो तो उसको आप सैलरी दे ही रहे थे, बेशक वो उस प्रोजेक्ट में जाता या नहीं जाता, आप उसको दे रहे थे सैलरी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पर क्योंकि ये एडिशनल है, इंक्रीमेंटल है, तो ये आपके लिए रेलिवेंट होगी। ऐसे जो है आपने रेलिवेंट कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स पे। अब आता है मेन चीज, जो इस जिस चीज पे इस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स। हमने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना है। हम लोग जो है वो वरिड हैं, हम लोगों को आइडिया नहीं है कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके हवाले से अब हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है। ठीक है, 3 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला है पे बैक पीरियड, दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। पे बैक पीरियड, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है पे बैक, कि कितने टाइम में पे बैक हो रहा है। पीरियड का मतलब होता है टाइम फ्रेम, पे बैक पीरियड यानी कि कितने टाइम फ्रेम में पे बैक हो रहा है। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्ट टू पे बैक द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट जो टाइम लगाती है इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, उस टाइम को आप बोलते हो पे बैक पीरियड। मिसाल के तौर पर आपने $1,000 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए, और प्रोजेक्ट के पहले साल में आपको $500 का इनफ्लो आया, दूसरे साल में आपको 500 का आया, तो 2 साल में वो आपका 1,000 रिकवर हो गया। 2 साल में वो आपका 1,000 रिकवर हो गया, तो 2 साल आपका पे बैक पीरियड होगा। तो जो प्रोजेक्ट टाइम लेती है इन्वेस्टमेंट की रिकवरी का, उसको आप पे बैक पीरियड बोलते हो। इफ द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज क्विकर देन कंपनीज टारगेटेड पे बैक, चूज द प्रोजेक्ट। आपने आपने डिसीजन कैसे करना है? आपने देखना है कि कंपनी का टारगेट पे बैक क्या है। लेट सपोज कंपनी का जो टारगेट पे बैक है, कंपनी का टारगेट पे बैक पीरियड है
2 इयर्स। कंपनी कहती है कि यार जो प्रोजेक्ट 2 साल में हमें पैसा दे देना उसमें आप लगा दो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, उसने 1.8 ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट रिकवर कर दी है। तो 2 साल से जल्दी कर दी है, बिस्मिल्लाह, पैसा लगा दें, आप इन्वेस्टमेंट कर दें, सिंपल। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं और आपको चूज एक ही करना हो और दोनों जो है वो टारगेट पे बैक के अंदर हो। जैसे लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट 1 है और एक प्रोजेक्ट 2 है, उसका 1.5 ईयर्स आ रहा है। अब दोनों जो है वो कंपनी के टारगेटेड पे बैक पीरियड के अंदर है, लेकिन आप क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जिसका मतलब है एक में ही आप पैसा लगा सकते हो, तो आप किस में लगाओगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट 2 में लगाओगे, जो कि जिसका शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्विकर है और शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड है, जल्दी वो आपको रिकवर कर देता है। तो इस सिचुएशन में आप प्रोजेक्ट 2 में पैसा लगाओगे, सिंपल है। पे बैक पीरियड 3 तरह का होता है, ठीक है। एक जिसमें आपको हर साल सेम कैश फ्लो रिटर्न्स में आ रहे होते हैं, हर साल का जो रिटर्न है वो सेम होता है। दूसरा जिसमें आपको अनइवन कैश फ्लो आ रहा होता है, हर साल डिफरेंट रिटर्न्स आ रहे होते हैं। और तीसरा डिस्काउंटेड पे बैक है, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं, अभी हम वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ पे बैक विद कांस्टेंट कैश फ्लो पे, ठीक है। उसको इस सिचुएशन में आपके लिए पे बैक निकालना बहुत आसान है। अगर कांस्टेंट कैश फ्लो यानी कि हर साल जो आपको पैसा आएगा, इनफ्लो जो आ रहा है, जो नेट कैश फ्लो आ रहा है हर साल का, वो आपका सेम होगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपने $1000 की इन्वेस्टमेंट की और उस प्रोजेक्ट से आपको हर साल $250 का रिटर्न आ रहा है, तो पे बैक पीरियड आपका क्या बन जाएगा? 4 इयर्स। 4 इयर्स आपका पे बैक पीरियड बन गया, सिंपल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने ये करना है। अगर लेट सपोज इसमें अगर डेसिमल आ जाए, तो डेसिमल में भी आपने परेशान नहीं होना। डेसिमल को कैसे मंथ्स में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यही एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार 1000 जो है वो आपने लगाया और हर साल जो है वो 350 आ रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 1000 डिवाइडेड बाय 350, तो ये आपका बनता है 2.857, यानी कि ईयर्स में तो ये आपका 2.86 ईयर्स, राउंड ऑफ करके मैं कर लेता हूँ 2.86 ईयर्स। लेकिन अगर आपने इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो जो डेसिमल वाली फिगर है 0.86, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन 10.32 आ रहा है, तो 10 हम इसे कर लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 इयर्स 10 मंथ्स, यानी कि जो डेसिमल वाली फिगर होती है उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास मंथ्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पे बैक विद कांस्टेंट कैश फ्लो। फिर आता है पे बैक विद अनइवन कैश फ्लो, यानी कि वो प्रोजेक्ट जिसमें हर साल आपको डिफरेंट कैश फ्लो आ रहे हैं, जो इन नेट कैश फ्लो है वो डिफरेंट है। मैं नेट कैश फ्लो जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो हर साल आपको ना कोई खर्चा भी कर रहे होते हो और आपको बेनिफिट भी आ रहा होता है। लेट सपोज आपको हर साल बेनिफिट 100 का आ रहा है और खर्चा जो है वो आप 50 का कर रहे हो, तो जो नेट कैश फ्लो है वो 50 है, यानी कि जो आपको नेट बेनिफिट हो रहा है वो 50 है। तो हम ये जो कैश फ्लो की फिगर भी यूज करते हैं ना एनुअली, ये नेट कैश फ्लोज होते हैं कि नेट बेनिफिट आफ्टर पोस्ट एक्सपेंस क्या आ रहा है आपको, ठीक है, पोस्ट कैश एक्सपेंस। अच्छा, अब अगर अनइवन कैश फ्लो है तो आपको ये प्रोफॉर्मा जो है वो बनाना पड़ेगा। ये टेबल सा है जिसमें आपको ईयर कैश फ्लो सीसीएफ का सेगमेंट बनाना पड़ेगा। सी का मतलब होता है कम्युलेटिव, सीएफ का मतलब है कैश फ्लो। सीएफ का मतलब है कैश फ्लो, सीसीएफ का मतलब है कम्युलेटिव कैश फ्लो, जिसका मतलब है कि इन टोटल कैश बैलेंस क्या चल रहा है प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से। एक प्रोजेक्ट है, उसमें 450,000 जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और स्क्रैप वैल्यू उसकी 20,000 है। एनुअल कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट का वो आपको बताया हुआ है कि पहले साल 200,000 आ रहे हैं, दूसरे साल 150,000 आ रहे हैं, तीसरे साल 100,000 आ रहा है, चौथे साल 100,000 आ रहा है, पांचवें साल 100,000 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपको रिटर्न्स बताए हुए हैं प्रोजेक्ट के। अब ये जो फिगर्स है आपको ट्रिपल जीरोस में दी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रिपल जीरोस में वर्किंग करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, ठीक है, ईयर जीरो पे होती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ईयर जीरो पे होती है, जिस आज के दिन को आप ईयर जीरो बोल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट आपने की 450, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ईयर जीरो, कि आज के दिन में मैंने इन्वेस्टमेंट की है 450 नेगेटिव। नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना, कैश आउटफ्लो है, इसलिए मैंने नेगेटिव 450 शो किया कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। और सीसीएफ क्या होगा? 450 ही होगा, कि आज के दिन जो हमारा प्रोजेक्ट का नेट कैश बैलेंस चल रहा है वो 450 चल रहा है। फिर ईयर वन में आपको कितना कैश फ्लो आया? 200। ईयर वन में आपको 200 आया, तो आपका जो सीसीएफ है वो कितना होगा? 450 नेगेटिव था और ये 200 आपको आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 250 नेगेटिव। देखे ना, आपको नेगेटिव 450 था, 200 इस साल आ गया, तो ये आपका नेगेटिव 250 रह गया, 200 रिकवर हो गया। इसी तरह आप ईयर टू में देखोगे कि आपका 150 है,
ईयर टू के एंड पे आपका सीसीएफ क्या होगा, -250 बैलेंस था, +150 करते हैं तो नेगेटिव, ये आपका 100 रह जाएगा। इसी तरह ईयर थ्री में आपको कैश इनफ्लो 100 का आया, तो जो सीसीएफ है आपका वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे साल में आपको इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। तीसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, तो जो आपका पे बैक पीरियड होगा वो क्या होगा, 3 इयर्स होगा। तो ये प्रोफोर्मा बनाना है आपने। सीसीएफ का मतलब है कि कम्युलेटिव कैश फ्लो बैलेंस क्या है, प्रोजेक्ट का कम्युलेटिव कैश फ्लो बैलेंस क्या है, नेट कैश बैलेंस प्रोजेक्ट का ओवरऑल क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी अगेन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लेट सपोज अगर लास्ट ईयर में आपको, अगर एज्यूम करें कि यहाँ पर 100 की जगह 150 आया होता ईयर थ्री में, तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना था। यहाँ पर अब मैं आपको भी समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर 150 आया था, तो 150 होता तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता हुआ था +50, राइट। +50 आता ना, -100 +150 +50। अब पे बैक पीरियड कैसे आप निकालेंगे। अब ये बात तो आप लोगों को पता है कि यार सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में ही पे बैक हुआ है, क्योंकि +50 का मतलब ये है कि साल के बीच में कि मेरा बैलेंस जीरो हो गया होगा फिर पॉजिटिव की तरफ गया होगा, राइट। तो ये आप लोगों को पता है कि 2 to 3 इयर्स के इन बिटवीन है। लेकिन मंथ्स आप, यानी कि 2 इयर्स तो डेफिनेटली है, आगे मंथ्स कितने उसमें आप कंफ्यूज है। तो उसके लिए जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो है दिस ईयर सीएफ, इस साल का जो सीएफ है, बल्कि इसमें एक मिनट, 100 डिवाइड बाई 150, प्रीवियस ईयर सीसीएफ, जो पिछले साल का सीसीएफ है, प्रीवियस ईयर सीसीएफ डिवाइडेड बाय दिस ईयर सीएफ मल्टीप्लाई बाय 12। तो इससे आप मंथ्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रीवियस ईयर सीसीएफ क्या था, 100, नेगेटिव शेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। और इस साल का जो कैश फ्लो था वो क्या था, 150 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर आप इसको करें तो 100 डिवाइडेड बाय 150 टाइम्स 12, तो ये आपका आता है 8 मंथ्स आता है। तो अब जो आपका पे बैक बन जाएगा वो बन जाएगा 2 इयर्स 8 मंथ्स, 2 इयर्स 8 मंथ्स पे बैक। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको आ जाती है तो आपने उसको ऐसे डील करना है। पॉइंट्स में अगर आपने करना है तो आप जस्ट 100 को 150 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स में आ जाएगा 0.662 प्लस 0.662 2.66 ईयर्स बन जाएगा, अगर आपने पॉइंट में करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर सीसीएफ यानी कि जो पिछला साल है उसका सीसीएफ, और जो आखिरी साल है उसका सीएफ, उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप बेशक दिस ईयर सीएफ की जगह लास्ट ईयर सीएफ लिख देंगे, जो लास्ट ईयर बन रहा है आपके प्रोफोर्मा में उसका कैश फ्लो। तो ये था आपका पे बैक विद अनइवन कैश फ्लो। अगर सवाल में अनइवन कैश फ्लो आ जाए तो आपने कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो मेथड है हमारा वो है डिस्काउंटेड पे बैक, और इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, आप जरा उसको समझते हैं। देखें, पैसा जो है उसकी वैल्यू होती है, पैसा जो है उसकी वैल्यू होती है, और विद टाइम जो है उस वैल्यू में जो है वो डिक्रीज आता है। विद टाइम उस वैल्यू में डिक्रीज आता है। क्यों आता है, उसकी मुख्तलिफ रीजन हैं। जरा हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखें, नॉर्मली तो आप सबको पता है कि हर साल बंदे की मतलब जो लोग होते हैं उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। जैसे लेट सपोज मेरे पास 100 रुपए थे, आज 100 रुपए के मैंने जाके लेट से माउस परचेज कर लिया, ठीक है। अब वही माउस अगले साल मुझे अगर मैंने परचेज करना हुआ तो 1 साल बाद वो 150 का हो जाएगा। तो सेम चीज जो मैं अभी 100 में खरीद सकता था, 1 साल बाद वो 150 की हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो मेरा जो वैल्यू है पैसे की वो गिर गई है। 100 की जो चीज मैं खरीद सकता था मुझे 150 की खरीदनी पड़ेगी। तो विद टाइम पैसे की वैल्यू गिरती है, राइट। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको इस चीज का आइडिया है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है। और अब जो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं वो भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मैंने आपको अभी बताया कि रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म आ रहे होते हैं। जैसे अभी हमने पे बैक पीरियड भी किया, इसमें रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म आ रहे थे ना, 5 साल तक के आपको दिए हुए थे। तो अब आप जब डिसाइड करते हो तो बजाहिर उन फिगर्स को यूज करते हुए डिसाइड तो कर लेते हो, लेकिन फिर आप जब सोचते हो कि यार ये तो वक्त के साथ पैसे की वैल्यू गिरेगी भी। जो $100 मुझे 2 साल बाद मिलेगा, वो क्या पता आज के सिर्फ 70 के बराबर हो, उसकी वर्थ आज के सिर्फ 60 के बराबर हो, उसकी वर्थ आज के सिर्फ 80 के बराबर हो। वर्थ कम होगी ना पैसे की। फ्यूचर वाले जो पैसा है और आज वाला अगर आप उनको कंपेयर करो तो
विद टाइम पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो आज वाले जो वैल्यू है वो ज्यादा है, फ्यूचर वाली कम है। और मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैं फैसला कर रहा हूँ, कंपनी के इतने ज्यादा फंड्स में प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, तो मुझे जो है इस चीज को कंसीडर करना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना चाहिए मुझे। मुझे पता हो कि क्योंकि मैंने डिसीजन आज लेना है, तो मेरे पास जितनी भी फिगर्स हैं, जितने भी कैश फ्लोज हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में हो, आज की टर्म्स में हो, ताकि मैं एक बेटर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकूं कि यार हाँ, आज की टर्म्स में मुझे इस प्रोजेक्ट से इतना फायदा हो रहा है, या इस प्रोजेक्ट में इतना मेरा रिटर्न हो रहा है। ये तो आपको एक्चुअल जो है वो क्लैरिटी देगा, एक्चुअल पिक्चर जो है वो आपको शो करेगा, ठीक है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। एज एसेट एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स आर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, सो वी नीड टू कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना पड़ता है। इन्वेस्टर के लिए पैसे की वैल्यू क्यों होती है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि अगर एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा जो है वो आज होगा, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स कमाने की ज्यादा होगी। आज अगर उसके पास पैसा है, उसे री इन्वेस्ट करेगा, उस पर इंटरेस्ट कमा सकता है, मजीद अर्न कर सकता है, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये है कि जितनी जल्दी आपके पास पैसा होगा, उतनी जल्दी री इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी जल्दी जो है वो आप उससे अर्न कर सकते हो। दूसरा रिस्क होता है, फ्यूचर का कैश अनसर्टन होता है, आपको नहीं पता होता क्या वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि जल्दी रिटर्न्स मिले जो सर्टन हो, ठीक है। और लास्ट जो सबसे मेजर रीजन है वो है इन्फ्लेशन, कि महंगाई की वजह से परचेजिंग पावर आपकी बहुत डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पैसे की वर्थ गिर जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक माउस जो आज आप $100 का खरीद सकते हो, वो एक साल बाद 150 का होगा। तो सेम चीज आप महंगी खरीद रहे हो इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू गिर गई है। 150 जो फ्यूचर वाला है वो आज के 100 के बराबर हो गया ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। So due to above factors, money received today is worth more as compared to future. We need to take in account of the time value. तो इसीलिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को जो है वो कंसीडर करना है। हमने जब पे बैक कैलकुलेट करना है, तो इस फैक्टर को इनकॉपरेट करना है, इस चीज को इनकॉपरेट करना है, इस चीज को शामिल करना है, और फिर डिसाइड करना है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम करेंगे कैसे, जो हमें फ्यूचर कैश फ्लोज गिवन है उनको प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा उसकी तरफ देखते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने, डिस्काउंटिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें, तो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर एन। ये जो सारी फिगर है, ये 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर एन, इसका जो आंसर है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसका जो आंसर है इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कैसे करते हो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। आर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। जो आपको इंटरेस्ट रेट सवाल में गिवन होगा, या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगा, कभी कभार रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने मेंशन किया होता है, तो तीनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। तो जो परसेंटेज आपको सवाल में गिवन होगी वो आर है आपकी, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट भी लिखा हुआ हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और एन का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड। जैसे लेट सपोज एक साल बाद की वैल्यू है तो N1 होगा, 2 साल बाद की वैल्यू को अपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है N2 होगा, 3 साल बाद वैल्यू को करना है N3 होगा, ठीक है। अब जरा इसकी एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से आपके पास फ्यूचर एक साल बाद एक कैश फ्लो है। कैश फ्लो जो है इन 1 ईयर्स टाइम, वो है आपका $110, ठीक है। और ये $100 कर लेता हूँ इसे मैं। $100 है जो आपको एक साल बाद मिलना है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका है 10%। अब जो एक साल बाद आपको $100 मिलना है, उसकी आज वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि जो फ्यूचर कैश फ्लो जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। इंटरेस्ट रेट 10% है, इसको आप 0.1 भी डेसिमल में लिख सकते हैं, क्योंकि 10% का मतलब 0.1 ही होता है। और क्योंकि एक साल बाद वाली वैल्यू है, तो एन भी आपका 1 होगा। तो अब इसको जरा मैं अगर कैलकुलेट करूं, तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट फैक्टर निकालता हूं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो डिस्काउंट फैक्टर मेरा आ रहा है 0.909। ये इसका जो आंसर आ रहा है मेरा, वो 0.909 आ रहा है। 0.909 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास 90.9 यानी कि तकरीबन 91 आ रहा है। 91 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश फ्लो पैसे आपको फ्यूचर में जो $100 मिलेंगे एक साल बाद, उनकी आज की वैल्यू 91 के बराबर है। तो ऐसे अगर 2 साल बाद वाली वैल्यू होती तो एन की जगह आप 2 लेते, 3 साल बाद वाली होती आप एन की जगह 3 लेते। फिर डिस्काउंट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते फ्यूचर वैल्यू के साथ, जो फ्यूचर कैश फ्लो है, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, इसकी बेस पे आपने कैलकुलेशन अपनी करनी है डिस्काउंटेड पे बैक मेथड में। इसकी बेस पे आपने देखना है कि इन रियलिटी अब मुझे पे बैक कितने में हो रहा है।
अब आपको ज्यादा बेटर क्लियरर पिक्चर शो होगी क्योंकि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर जो है कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। अभी जो प्रोफॉर्मा है इसको थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर ईयर के बाद कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो के बाद डिस्काउंट फैक्टर आ गया, जो 1/1 + r⁻⁴ का आंसर है वो। फिर उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो, जब कैश फ्लो को फ्यूचर वाले को मल्टीप्लाई करते हो डिस्काउंट फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू आती है। अब आपने उस प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश फ्लो की, उसकी बेस पे आपने कम्युलेटिव पीवी निकालनी है, क्योंकि अब हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो सीपीवी का मतलब होता है कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। देखें, अब वही एग्जांपल है जो अभी हमने एग्जांपल ऊपर किया ना, जिसमें 3 साल में हमारा पे बैक हो रहा था, वही एग्जांपल। अब उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आपको पता चलेगा पे बैक कितने में हो रहा है। तो ईयर जो है वो इन्वेस्टमेंट 0 पे होती है, कैश फ्लो आपका 450 है, और डिस्काउंट फैक्टर ईयर 0 पे हमेशा 1 होता है। ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि आज के 450 के बराबर ही है। आज के 450 के बराबर है, तो हमेशा डिस्काउंट फैक्टर ईयर 0 का 1 होता है। तो 450 को हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 450 आ जाएगा। और कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी 450 है। ठीक है, अब हम ईयर 1 पे चलते हैं। ईयर 1 में जो आपको कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 200। डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं ईयर 1 का। फॉर्मूला क्या है डिस्काउंट फैक्टर का? 1/1 + r। इंटरेस्ट रेट सवाल में 10% है, पावर n, यानी कि 1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.909। इसको आप यहाँ पर लिखते हैं 0.909। अब आप 200 को 0.909 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200 × 0.909। तो ये 181.8 आ रहा है, तो इसमें 182 लिख देता हूँ। 182 मतलब क्या हुआ कि 1 साल बाद जो आपको 200 मिल रहा है वो आज के 182 के बराबर है। अब सीपीवी कैसे निकालेंगे? -450 बैलेंस था आपका ईयर 0 पे, अब 182 का पॉजिटिव आ गया, तो ये -268 आपका रह जाएगा। अब हम प्रेजेंट वैल्यूज, क्योंकि हम फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके, तो उसकी बेस पे हमने कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। फिर ईयर 2 पे आप आए, आपको ईयर 2 में जो कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 150। डिस्काउंट फैक्टर ईयर 2 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 + 0.1 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं। 1.1 0.826 आ रहा है। 150 टाइम्स 0.826 करें आप इसको। 150 टाइम्स 0.826, तो ये बनता है 123.9। तो इसे मैं 124 कर रहा हूँ। 2 साल बाद आपको जो $150 इस प्रोजेक्ट से आने थे वो आज के 124 के बराबर है। तो -268 +124, तो ये आ जाएगा 144 आपका नेगेटिव। फिर अब चलते हैं ईयर 3 पे। ईयर 3 का कैश फ्लो जो है वो आपका 100 है। ईयर 3 का डिस्काउंट फैक्टर निकालते हैं। ईयर 3 का डिस्काउंट फैक्टर होगा 1/1, इसकी पावर आपकी 3 आ जाएगी। देखिए 1 + 0.1 का आंसर 1.1 होता है, तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दिया। तो 1.1 की पावर 3, ये आ रहा है 1.331। तो 1/1.331, 0.751 आ रहा है। 0.751, तो 100 टाइम्स 0.751 आपके पास आ जाएगा 75। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर 3 में जो आपको $100 मिलेंगे वो आज के 75 के बराबर है। तो -144 +75, तो ये आपके पास -69 आ जाएगा। फिर आप ईयर 4 में जाएंगे, तो ईयर 4 में आपका कैश फ्लो है 100। तो अगेन आप ईयर 4 की कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। ईयर 4 की कैलकुलेशन होगी 1/1.1 की पावर 4। तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.683। तो ये 100 को मल्टीप्लाई करें आप 68 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, यानी कि जस्ट डेसिमल की वजह से है, तो ऑलमोस्ट जो आपका आंसर है वो 0 हो जाएगा, यानी कि ईयर 4 में जाके आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा। तो पे बैक पीरियड आपका 4 इयर्स है। अब जरा आप गौर से देखें कि सेम प्रोजेक्ट जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, आपको शो कर रहा था कि यार 3 साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन जब आपने कहा यार नहीं नहीं, हमने इसको कंसीडर करना है क्योंकि टाइम पैसे की वैल्यू गिरती है, तो एक्चुअल में जो पे बैक हो रहा है वो मेरा 4 साल में हो रहा है। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको लेट सपोज वही सिचुएशन आ जाए जिसमें लास्ट ईयर में बैलेंस पॉजिटिव में आ जाए, तो आपने इस सिचुएशन में वही काम करना है।
जो पहले मैंने आपको बताया लास्ट ईयर, उधर लास्ट ईयर सीसीएफ था, यहाँ पर लास्ट ईयर सीपीवी होगा, डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉरी, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर यानी कि सीपीवी, सीपीवी पिछले साल की सीपीवी, और लास्ट ईयर पीवी। अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आपने 12 से डिवाइड करना है, ये आपने याद रखना है। लास्ट, प्रीवियस का मतलब है कि लास्ट के रेफरेंस से जो प्रीवियस है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं पे बैक पीरियड की। तो देखें, पे बैक पीरियड का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड, आसान है, इतना कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा है, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क, सो कंपनीज हु वांट टू अवॉइड लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स कैन यूज दिस मेथड, कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। और दूसरा, ये रिस्क का मैयर है। रिस्क का मैयर कैसे है? क्योंकि इस मेथड में आप यही तो देख रही हो ना कि कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है। यानी कि जो कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती, वो चाहती हैं कि यार जल्दी से जल्दी हमें कैश आ जाए, जो लिक्विडिटी यानी कि कैश फ्लो इश्यूज में रहती हैं, वो कंपनी इस मेथड को इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि इस मेथड का कंसर्न ही यही है कि यार कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मतलब वो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो वैसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हैं जहां से उन्हें पैसे जल्दी वापस आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज जो कि लिक्विडिटी इश्यूज में हैं, वो इसको कंसीडर करती हैं, या जो रिस्क नहीं लेना चाहती। यूज कैश फ्लोज नॉट प्रॉफिट्स, सारी वर्किंग हमने कैश फ्लोज पे की है, प्रॉफिट्स पे नहीं की, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है इसका पे बैक पीरियड का? नॉट अ मेजर ऑफ एब्सोलूट प्रॉफिटेबिलिटी। एब्सोलूट प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि आपको ये नहीं बताता कि इस प्रोजेक्ट से आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना बेनिफिट या लॉस हो रहा है, बता रहा है? नहीं बता रहा। जस्ट ये बता रहा है कि कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं करता। डज नॉट कंसीडर द कैश फ्लोज बियॉन्ड पे बैक पीरियड। पे बैक जब हो जाए तो उसके बाद वाले जो कैश फ्लोज हैं उनको जो कंसीडर है वो नहीं करता, उसके बाद वाले कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता। देखें ना आप यहाँ पर, पे बैक आपका चौथे साल में हो गया, क्या आपने पांचवें साल की 100 को कंसीडर किया? नहीं किया। क्या आपने जो पांचवें साल जब प्रोजेक्ट खत्म होगा और उसके जितने भी एसेट्स हैं आप उसको स्क्रैप करोगे, 20,000 आपको आएगा, यानी कि 20, अगर ट्रिपल जीरो की बात करें, तो आपने उसको कंसीडर किया? नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज जो है पे बैक पीरियड इसको नहीं देखता। तो ये था हमारा पहला मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं हमारा जो सेकंड मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसकी तरफ, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो था हमारा, वो था पे बैक पीरियड। अभी हमने उसके हवाले से बहुत डिटेल से जो है डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर ली है। अब सेकंड मेथड आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्या होता है जरा देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स नेट बेनिफिट और नेट लॉस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। एनपीवी मेथड आपको ये बताता है कि एक प्रोजेक्ट से आपको कितना बेनिफिट या लॉस हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ये आपको एनपीवी बताता है। जस्ट अभी आपने हमने डिस्कशन की कि पे बैक पीरियड का एक फ्लॉ था, एक डिसएडवांटेज था, कि वो आपको ये नहीं बताता कि प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट या लॉस हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं करता, राइट। यहां पर एनपीवी मेथड आपको यही बताता है कि एक प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाते हो तो उससे आपको कितना नेट बेनिफिट या लॉस हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, आज की टर्म्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट, अच्छा, एनपीवी का जो फॉर्मूला है वो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, अगर शॉर्ट फॉर्मूला भी हम एग्जांपल भी करेंगे, वो है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपके एनपीवी मेथड का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कि फ्यूचर में जितना भी आपको कैश फ्लो आएगा उसका, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप माइनस करते हैं तो आपके पास एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपने आज के दिन जो पैसे लगाए वो लगाए $1,000, 1,000, और जो प्रोजेक्ट जिसमें आपने पैसे लगाए उससे जो रिटर्न्स आपको जितने भी आए आज की टर्म्स में इन टोटल, वो आए 1,500। तो जो आपकी एनपीवी है उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 500। यानी कि इस प्रोजेक्ट से आपको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में $500 का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एनपीवी है। डिसीजन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, एनपीवी नेगेटिव है तो लॉस है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, यानी कि दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों में एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों में आप पैसा नहीं लगा सकते, एक में लगा सकते हो, तो ऑब्वियसली उस पर लगाओगे जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी, ठीक है। अब एनपीवी कैलकुलेट कैसे करनी है देख लेते हैं। ऑलरेडी आपने एनपीवी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऊपर देख ही लिया है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू
सॉरी सॉरी, कैश फ्लो के बाद आता है डिस्काउंट फैक्टर, एंड उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू। बस ये प्रोफॉर्मा है। इसको आपने फिल करना है और आपने एनपीवी निकाल लेनी है। अब इसमें हमें कोई सीपीवी शीपीवी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पे बैक तो निकाल नहीं रहे, हम जस्ट देखेंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं उनकी नेट वैल्यू कितनी है। हमेशा आपने याद रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नेट कैश फ्लो हमेशा, ये जो एनुअल कैश फ्लो आपको दिए होते हैं ना, आपको नजर आ रहा होगा 80,000, ये नेट होते हैं, यानी कि जो उस साल के इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं उनका माइनस ऑलरेडी वो डिडक्शन हो के नेट कैश फ्लोज आपको आए होते हैं। तो आपको इनफ्लो आउटफ्लो की डिडक्शन ऑलरेडी हुई होती है, अगर किसी सवाल में नहीं हुई हो तो आपको करनी पड़ती है। अब मैं इसको फिल करता हूँ। ईयर जीरो कैश फ्लो 240 है। अब मैं ट्रिपल जीरोज में वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेस हो जाए। ईयर वन का 80 है, मैं सारे यहाँ पर लिख लेता हूँ चीजें, फिर मैं डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। ईयर टू का है 120। ईयर थ्री जो है वो है आपका 70। ईयर फोर जो है वो है 40। ईयर फाइव जो है वो आपका 20। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, तो 9% पे मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, ईयर जीरो पे हमेशा डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है, तो 240 टाइम्स वन, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 240 टाइम्स वन 240 होगा। अच्छा जी, अब ईयर वन का निकालते हैं। अब 1 प्लस 0.09, तो 1.09 बनता है आपका, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, एन पावर वन है, तो डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है 0.917। 0.917। दूसरा भी निकालते हैं, 1 प्लस 0.09 की पावर टू, 1.1881। तो 1 डिवाइड बाय 1.1881, तो ये आ रहा है 0.841। या साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला 1/1 + r⁴ नीचे क्योंकि 1.09 आएगा और पावर टू लेनी है, तो ये 1.1881 है, तो 1/1 + 1.1881 आपका 0.841 आ रहा है, ठीक है। 8416 है, लेकिन चलें आप 841 ही लिखते हैं, कुछ नहीं होता। उसके बाद 1.09 की पावर थ्री। अच्छा जी, 1.295029, तो 1/1 / 1.09 की पावर थ्री, 0.772। ईयर फोर का निकाल लेते हैं। 1/1.09 की पावर आपका फोर आ जाएगा, 0.708 आ गया। और फिर आपका 1/1.09 की पावर फाइव, ये आ गया 0.6499, यानी कि 0.65 हो जाएगा, 0.650। ये 842 कर लेता हूँ, क्योंकि राउंड ऑफ होकर 842 बनता है। तो ये मैंने डिस्काउंट फैक्टर सारे कैलकुलेट कर लिए इस फॉर्मूला के थ्रू। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 80 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.917 से, तो ये आ रहा है 73.36। देखिए, आपने अगर वो पूरी ट्रिपल जीरोस के साथ करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं जस्ट क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस की वजह से मैं इसको लिमिटेड कर रहा हूँ। 120 टाइम्स 0.842, तो ये आ रहा है 101.04। फिर 70 टाइम्स 0.772, 54.04। 40 टाइम्स 0.708, 28.32। एंड 20 टाइम्स 0.65, 13। ये आपके पास आ गई सारी प्रेजेंट वैल्यूज। अब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी कि फ्यूचर के जितने भी कैश फ्लोज आपको आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि इन सबको ऐड करना है, और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। -240 +73.36 +101.04 +54.04 +28.32 +13, तो ये 29.76 आ रहा है। तो +29.76 जो है वो आपकी एनपीवी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। अगर इसको मैं ट्रिपल जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 29,760 बनता है, लेकिन मैंने वर्किंग ट्रिपल जीरोज में की है,
तो इस वजह से जो है ना वो आंसर ये सलार डेसिमल में 12। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपने एनपीवी निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के एक प्रोजेक्ट के जितने भी कैश फ्लोज हैं, एक प्रोजेक्ट के जितने भी कैश फ्लोज हैं, जो कैश इनफ्लोज हैं, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके एक और एग्जांपल करते हैं। ये स्टडी आपसे हमने एग्जांपल उठाई है, और उसके बाद ये फिर फिनिश करते हैं एनपीवी भी। फर्नीचर कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन न्यू पीस ऑफ मशीनरी। एक कंपनी है, वो मशीनरी एक है, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी स्टार्ट करेगा इमीडिएटली, और 6 साल इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन है। उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मशीन की जो कॉस्ट है वो 320,000 है, और जब उसको आप इस्तेमाल करके 6 साल बाद डिस्पोज करोगे, स्क्रैप करोगे, तो 80,000 की आपकी बिक जाएगी। डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालते हैं, हमारा डेप्रिसिएशन से कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वही रेलिवेंट चीज है, हम रेलिवेंट कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं। जो सालाना कॉस्ट आपको इन्वेस्टमेंट की लगानी पड़ती है, वो लगानी पड़ती है 125,000, और जो रेट है वो है आपका 10%। सेल्स आपको बताई हुई है कि पहले साल में आपने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं, और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस बताई हुई है। इस तरह हर साल का डाटा आपको दिया हुआ है। ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, जितनी भी सेल्स हैं वो कैश बेसिस में, यानी कि सारे के सारा रेलिवेंट है, कैश इनफ्लो है। और एज्यूम दैट कैश फ्लो अकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये बात ऊपर पॉइंट लिखा हुआ था, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि आप हमेशा ये एज्यूम करते हो कि कैश फ्लो जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2010, और स्टार्ट ऑफ द ईयर है 1 जनवरी 2010, और लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 जनवरी 2011, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये ईयर जीरो है, लेट सपोज इस डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो 31 दिसंबर ईयर वन होगा, और 1 जनवरी 2011 भी ईयर वन ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि साल का आखिरी दिन और पहला दिन एक ही वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये जीरो की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैश फ्लो 31 दिसंबर 2010 वाला है या 1 जनवरी 2011 वाला है, वो आपका ईयर वन में ही फॉल करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ था, मैं स्किप कर गया हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि हम एज्यूम करते हैं कि कैश फ्लो यानी कि एंड ऑफ द ईयर ही इनकर होता है, यानी कि पूरे साल का ही उसका ताल्लुक होता है, कोई पार्ट ईयर वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। रेलिवेंट कैश फ्लोज को हमने कंसीडर करना है। इस सवाल में हमें नेट कैश फ्लो नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिए हुए, हमने नेट कैश फ्लो खुद निकालना है, और फिर आगे उसके हिसाब से वर्किंग करनी है। पहले ईयर में आपने 20,000 यूनिट्स बेचे, और 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस 12 है, तो 20,000 टाइम्स 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000। तो पहले साल की जो आपने कैश सेल्स जनरेट की है वो की है 2,40,000 की। और हर साल कितना खर्चा आपका होता है? 125,000, तो उसको माइनस करते हैं, कैश आउटफ्लो भी तो है ना हर साल का, इनफ्लो भी और आउटफ्लो भी है। तो जो नेट कैश फ्लो है आपका, वो होगा 2 - 125, तो 115,000। 115,000 आपका होगा। अब क्योंकि ईयर टू भी सेम है, तो ये भी वही सेम होगा, 240,000 -125,000, 115,000। ईयर थ्री के निकालते हैं हम। 18 × 14, 252,000 -125,000, -125, तो ये आ रहा है 127,000। इस साल का भी 127,000 ही होगा। फिर ईयर फाइव, 16 × 16, 256 -125, 256,000 -125,000, तो ये आपके पास आ रहा है 131,000। और फाइनल ईयर में 256,000 के कैश सेल्स आपने की। फाइनल ईयर में आप मशीन को बेच भी देंगे, और बेच के आपको $80,000 मिलेंगे। जब आप किसी चीज को बेचते हो तो कैश इनफ्लो आता है ना, 80,000, और -125,000 आपका एक्सपेंस है। 256 + 80 -125, तो ये 211,000 आपका आ जाएगा। 211,000। अब मैं चीज़ में पुट करता हूँ, ईयर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कैश फ्लो। ईयर जीरो पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट कितने की है मशीनरी की? 3,20,000 की, 3,20,000। डिस्काउंट फैक्टर वन होता है, ईयर वन की थी 115,000, ईयर टू की भी 115,000 है। नेट कैश फ्लो 115,000 है, फिर 127,000
ईयर 3 एंड ईयर 4 का है। ईयर 5 का 131,000 है। फाइनल ईयर में क्योंकि आपको स्क्रैप प्रोसीड्स भी मिल रही हैं तो 211,000 है। 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, दिया हुआ है उसने। तो हमने इसकी अभी ऊपर कैलकुलेशन की थी, 0.909 था। वही फॉर्मूला है, 1/1 + r⁴ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 0.909 पे 0.826, 0.751, 0.683, यहाँ तक हमने निकाल लिया था। इसके बाद निकाल लेते हैं। वन 1/1 की पावर, पाँचवा साल है तो 5, 0.620, 0.621 हो जाएगा क्योंकि 0.9 है। और फिर 1/1 की पावर 6, 0.564। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 320,000। ये कैश आउटफ्लो है। फिर 115,000 टाइम्स 0.909, 104,535, 115,000 टाइम्स 0.826, 94,990, 127,000 टाइम्स 0.751, 95,377, 127,000 टाइम्स 0.683, 86,741। ये साथ साथ आप लोग ने भी कैलकुलेशन करनी है। 131,000 टाइम्स 0.621, 81,351, एंड 211,000 टाइम्स 0.564। तो ये आ रहा है 119,004। एनपीवी निकाल लेते हैं, कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहीं से मैं कर लेता हूँ, -320,000 +104,535 +94,990 +95,377 +86,741 +81,351 +119,004। तो ये आपके पास आ रहा है 261,998, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 आ रहा है। तो 261,998। इस प्रोजेक्ट से आपको हो रहा है बेनिफिट, पॉजिटिव एनपीवी है, तो आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के फिर उसके बाद आपने जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स जो है उसमें से प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 261,998 आपका आंसर है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं एनपीवी के। एडवांटेज सबसे पहला है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, और आपको एक आज की टर्म्स में रियल पिक्चर पता चलती है प्रोजेक्ट की, रियलिटी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए आज की टर्म्स में क्या बेनिफिट या लॉस हो रहा है। एब्सोलूट प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है, जो कि पे बैक पीरियड नहीं था, एब्सोलूटली आपको बताता है कि इतना बेनिफिट है इतना लॉस है। होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को कंसीडर करता है, जितने भी कैश फ्लो होता है। अभी आपने खुद देखा एग्जांपल में, स्क्रैप वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपेंसेस थे, कैश एक्सपेंसेस थे, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, सबको आप कंसीडर करते हो। पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को आप कंसीडर करते हो। अ कंपनी मेकिंग सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी शुड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कंपनीज जो कि एनपीवी मेथड को इस्तेमाल करती हैं, वो कंपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को देखते हुए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हैं, उनको मैक्सिमाइज करने की नीयत से। देखे ना, पे बैक पीरियड में आपके क्या मोटिव होता था कि यार हम रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब कंपनी इसलिए इन्वेस्टमेंट, कंपनी की रिस्क एपिटाइट जो है वो कम थी, कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो वह ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाती थी जहां पर उनको जल्दी से इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, ताकि कैश फ्लो की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप एनपीवी में ये देखते हो कि कितना प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर आप बेनिफिशियल प्रोजेक्ट को चूज करोगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी ना। जब कंपनी तरक्की करेगी, ऐसे प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे जहां से वेल्थ आएगी, पैसे आएंगे, तो वो पैसे ओनर्स की तो होते हैं ना, शेयर होल्डर्स के तो होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एनपीवी की बेसिस पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, फेयरली कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू पे बैक। नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए समझना मुश्किल होता है।
डिफिकल्ट टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम फिगर लेते हैं ना, 10% या एक एग्जांपल में 9% थी, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है जो कि आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं सीखनी, वो आप ऑनवर्ड्स एसीसी में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाएंगे वहां पर सीखेंगे। तो उसको कैलकुलेट करना भी इटसेल्फ मतलब काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर तो खैर आपको उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन जस्ट आपको डिसएडवांटेज में पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमिन करना मुश्किल होता है। तो ये थे बेनिफिट्स आपके, कुछ एडवांटेजेस एनपीवी के और कुछ डिसएडवांटेजेस।